हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन आज कर रहे हैं क्लास 10th का भूगोल, जिसमें कि चैप्टर का नाम है क जल संसाधन, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जल संसाधन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो इसमें जो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, जल जो है हम लोग हम लोग का सीमित संसाधन है, जिसमें हम लोग का बहुत सारा कार्य होता है। ये तो हर कोई समझ सकता है कि जल कितना इम्पोर्टेंट है पीने के लिए, और कोई भी कार्य करना है तो बिना पानी का काम नहीं होता है। तो इसीलिए इसको संरक्षण करना मतलब कि सुरक्षित करना है इसको, और इसका प्रबंधन, जो जल को सेव करना है, सुरक्षित करना है, उसका प्रबंधन का आवश्यकता के बारे में इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। और बता दें फ्रेंड्स कि अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ भी पूछना हो तो, या कुछ भी चैनल के माध्यम से कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं परिवर्धन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर, मतलब ये जो बनाया गया, इसमें कई समस्या उभरने लगा तो इसको संशोधन किया गया, मतलब इस नीति में कुछ और ऐड किया गया, जोड़ा गया, या जो इसमें कमियां था उसको सुधारा गया। यही संशोधित कर शब्द है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग योजनाओं को देखते हैं, जिसमें क्या है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, सेकेंड यानी कि बी दिया हुआ फ्रेंड्स, जल को प्रदूषित होने से बचाना। सी दिया है, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। इस संदर्भ में अग्रांकित संरक्षण विधियां कारगर सिद्ध हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है यहाँ पे, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं। मतलब कि जो शहरीकरण है, जहाँ जैसे कि शहरीकरण का मतलब हो गया तेज़ी से शहर का निर्माण, जिसमें क्या आ जाएगा, तेज़ी से घर बनना, रेस्टोरेंट, पार्क, ये सब जो है शहरीकरण में आ जाएगा। भवन निर्माण, जो बड़े बड़े घर बनते हैं, या भवन निर्माण में बड़े छोटे घर सब आ गया। रेल मार्ग, जो रेलवे ट्रैक बनता है, तथा सड़क पक्कीकरण, जो सड़क का पक्कीकरण होता है, उसमें क्या होता है, भूमि जल पूर्ति के लिए बाधक तत्व हैं। ये सब जो बताया गया जल भूमि पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं, मतलब इसमें से पानी जो है
बह के दूसरा जगह चला जाएगा। इसमें भूमि में पुनः प्रवेश करने में जो है बाधा उत्पन्न होती है, यह बाधक तत्व है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, जल संभर प्रबंधन, वास्टेज मैनेजमेंट। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजलापूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है तकनीकी विकास। तीसरा है तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे, माइक्रो स्प्रिंकलर्स से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। ये सब तकनीकी विकास है। तो इससे क्या होता है कि कम से कम उपयोग कर अत्यधिक लाभ लिया जा सकता है। मतलब जल को कम खर्च करके और पौधे को पर्याप्त पानी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि ड्रिप सिंचाई है, इसमें क्या होता है, लिफ्ट सिंचाई या सूक्ष्म फुहारे, इसमें क्या होता है, सिर्फ पौधे पर ही, पौधे के आसपास जैसे कि जड़ में देना है तो सिर्फ जड़ में डाला जाएगा, या अगर फुहारा के रूप में पानी देना है तो ऊपर पौधे के ऊपर फुहारा टाइप से चलेगा तो पौधे के ऊपर जाएगा पानी। तो इस तरह से कम पानी में हम लोग और पौधे को पर्याप्त जल दे सकते हैं। आगे है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। इसमें दिया हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग बॉक्स वाला। क्या आप जानते हैं भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। अब जो भूमि के अंदर जो जल संग्रह है, जैसे कि जो हम लोग कुआं या हैंडपंप, चापाकल से जो निकालते हैं तो पानी कहाँ से आता है, वो भूमि के अंदर जल जो है संचय रहता है। तो उसका जो संचयन है, उसका जो 22% भाग है, 22% भाग है, वो वर्षा का जल से संचय होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उनका निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विनाशास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मौसम में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। बाढ़ के लिए जल वाहिकाएं चलाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा संचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान के
बिनारो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता था, जिसे टाका कहा जाता है। प्रायः यह आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थानी NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप में परिचालित है। मतलब कि वर्षा जल यहाँ पे इतना अच्छा है कि इसको उल्लेख करके जानकारी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे छत है, यहाँ पे वर्षा हो रही है और इसको इस तरह से घेर बनाकर एक पाइप के द्वारा यहाँ पे एक टैंक है उसमें गिराया जा रहा है। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से इस टैंक में गिराया जा रहा है। देखिए इसको हैंड पंप से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे यहाँ देखिए चित्र 1 में क्या है, हैंड पंप के माध्यम से पुनर्भरण। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, छत वर्षा जल संग्रह। यहाँ जो बेकार पड़ा कुआं है उसमें वर्षा के जल को यहाँ पे संचयन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स आगे, पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टाका उपलब्ध है, मतलब कि जो संग्रहण करने की व्यवस्था है वो आज भी उपलब्ध है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गाडाथूर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था जो है 200 घरों में है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो लगभग जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इनके ढांचों की जानकारी चित्र 3.4 में स्पष्ट है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है फिगर, एक कुल से बहुत ग्रामीण तालाब बनता है गांव के चित्र के अनुसार, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। चित्र 3.5 है वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि, और ये 3.4 जो है फिगर आइए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं सोन परियोजना एक अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रोपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना की भी संज्ञा दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है, मतलब पहले चर्चा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई है, जिनमें 3 प्रयोग परियोजना है। पहला सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। सोन घाटी में परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना के साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने संचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना,
गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को संचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार के त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर 3 जिलाओं को प्रभावित करती है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, तब 3 लाख हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करती है या वहाँ से होकर जल गुजरता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक ग्राफ दिया हुआ है सोन नदी घाटी परियोजना का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1900 इस परियोजना के नहरों का पुनरुद्धार हो रहा है। सोन की सहायक नदियां रिहंड के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन हैं, जिसमें बिहार, झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इन योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC को सशर्त सहमति दे दी है। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आएगा इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना BHPC द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है, मतलब कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त बिहारांतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिनमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा वरनार जलाशय परियोजना शामिल हैं। ये चैप्टर फ्रेंड्स जल परियोजना समाप्त हो गया। इसमें अभ्यास प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या दिया हुआ है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? निराग्रह कहेंगे। कुल जल का कितना % भाग जो है महासागरों में उपस्थित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग का घ हो जाएगा 96.6%, क्योंकि बुक में ऊपर में बॉक्स में दिया हुआ 96.5%। तो यहाँ पे अगर ये लगा देते हैं तो 0.5 ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग घ लेके चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यहाँ पर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं का जिक्र आता है बुक में। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% ऊपर कॉलम में करके दिया हुआ है। 5वां देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र बना हुआ है? तो ये भी दिया हुआ है बुक पाठ के बीच में, आर्सेनिक का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो फिर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है और दीर्घ उत्तरीय है,
ये सब हम लोग पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करें, और अगर कुछ कहना हो तो वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।